सवाल रखेंगे अपने पैनल के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक और ओपेक प्लस से अखराज तेल की आलमी सल्तनत के सतूनों में पड़ने वाली बड़ी दरार, क्या फैसला पूरी तवानाई दुनिया को हिलाने का सबब बनेगा? ज़ैगम साहब, फैसला तो कर लिया अमारात ने, मईशत की बुनियाद पे किया है, हालिया ईरान जंग ने माशी दबाव बढ़ाया है, उस बुनियाद पर किया है। क्या आलमी सतह पर मईशत को मुतासिर करेगा, तेल की मईशत को मुतासिर करेगा, या इसके साथ साथ इसके आफ्टर शॉक्स और आफ्टर इफेक्ट्स जारी रहेंगे? आयशा, हम हैं तेल के ख़रीदार और ये हमारे बिरादर और बहुत से गैर बिरादर भी, ये हैं तेल के दुकानदार। इनकी अगर ऐसी लड़ाई हो जाए कि जिसमें ये एक से ज़्यादा तेल सस्ता बेचना शुरू कर दें तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि ओपेक एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ कार्टेल जो मिलकर तेल की कीमतों को कंट्रोल करता है। जब कीमतें बढ़ने लग जाती हैं तो फिर वो कार्टेलाइजेशन करके सप्लाई को कम कर देता है ताकि तेल की कीमतें ऊपर रहें। बाज़-औक़ात कम भी करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसे मार्केट जो है उसमें डिमांड को मैनेज करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा तेल महंगा हो जाए तो दुनिया में तरक्की की रफ्तार पे भी असर पड़ता है। देखिए, तेल की इकानमी तो दुनिया में डिसरप्ट होने जा रही है। ये तो एक ऐसी मईशत है जिसका आखिरी चैप्टर लिखा जा चुका है। डीकार्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और ये जो जंग है इसने जो दुनिया को दिखाया है, अभी आप देखेंगे कि उसको मज़ीद महमेज लगेगी कि जो जितना डीकार्बनाइज कर चुका था उतना ही वो बच गया। हम जो सोलर लगा चुके थे, जो न्यूक्लियर प्लांट लगा चुके थे, इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो इसलिए अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इतना तेल लेकर बैठे हैं कि जो 200 साल तक बेच सकते हैं, वो क्या करेंगे उस तेल को अगर 20 साल बाद तेल का ख़रीदार कोई नहीं होगा? तो ये एक सोच, एक कंपटीशन आ चुका है पहले ही कि थोड़ा सा टाइम है, निकालो, बेचो। अब ओपेक में से अगर एक मुल्क निकल जाता है जो बहुत अहम मुल्क है, देखिए यूएई जो है इस लिहाज से अहम है कि दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई है, यानी जो रोज़ बेच रहे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो बेचने की सलाहियत रखते हैं। तो 3.5 मिलियन बैरल डेली वो बेचता है और 1.5 मिलियन वो मज़ीद बढ़ा सकता है, जो वो बढ़ाएगा, इससे डिसरप्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा कि इसके बाद ओपेक के दूसरे मुमालिक भी यही काम शुरू करेंगे, क्योंकि जब एक ने गेम तोड़ दी और वो मार्केट में खुलेआम अपनी मर्जी से बेच रहा है तो दूसरों के पास भी इंसेंटिव होगा कि वो भी फिर अपनी मर्जी से बेचें। रज़ा रूमी साहब, अगर ओपेक अंदरूनी तौर पर इतनी कमज़ोर हो गई तो फिर क्या गैर मुअस्सर हो जाएगी दुनिया? एक नए गैर मुस्तहकम कहा जाए मगर सस्ते तेल के दौर में दाखिल हो सकती है क्या? इसको सिर्फ उसकी एक माशी हिकमत अमली के तौर पर देखा जाए? देखिए, ये तो कंपटीशन तो बढ़ता है। अगर अभी जिसे कहा जाता है कार्टेलाइजेशन का अमल था, अब दौरा था, लेकिन अगर कंपटीशन होता है तो थ्योरी में तो जो है ये कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन अब जाहिर बात है जिन्होंने वो तेल बेचना है और अपने मुनाफे बनाने हैं वो भी। मगर आपने इतनी देर भी खुश नहीं होने दिया कि तेल सस्ता हो जाएगा या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आपने पानी डाल दिया सब पे। बिल्कुल खुशफहमी ना ही की जाए तो बेहतर है। देखिए, तेल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम जो आएगा वो दर हकीकत एक प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि अगर ये तवाज़ुन टूटता है जो ओपेक ने रखा हुआ था तो ये फिर ऑयल के प्राइस के शॉक्स होंगे। अब मसला ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसको अब जहाँ पे सारे का सारा ही तकरीबन तेल जो है वो इंपोर्ट होता है, तो वो आपने देखा कि बार बार कीमत ऊपर नीचे जाती है। अब वो जब कीमत ऊपर जाती है तो उसका एक मईशत में इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। देखिए, इन्फ्लेशन की जो मुश्किल ये है कि जब कीमत बढ़ती है ऊपर तो वो नीचे नहीं आती, वो रुक सकती है एक लेवल के ऊपर। लेकिन ये समझना कि अगर डबल रोटी की या रोटी की कीमत जो है वो उसमें भी उसी हिसाब से 25% या 20% या 15% कमी होगी तो वो शाज़ो नादिर ही होती है। तो ये एक पाकिस्तान में एक इम्पैक्ट उसकी जरूर होगा। दूसरा, देखिए मार्केट शेयर की जो दौड़ है कि अमारात अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा बढ़ाएगा
और दीगर ममालिक भी ये करेंगे तो फिर एक प्राइस वॉर जिसे मैंने कहा शुरू हो है जाएगी। वो होगा। और फिर आपकी शायद जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। पता तो नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज जो पूरी आलमी मईशत हाँ। पर जो है कि उसमें देखिए पाकिस्तान जैसे ममालिक में करंट अकाउंट का खसारा, करेंसी पे दबाव और माशी सुस्त रवि बिल्कुल हो सकती है। इम्पैक्ट मेरे ख्याल से हमें ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और दुरुस्त हो इसके लिए गया। बाकायदा मजबूत हिकमत अमली करनी पड़ेगी। ये एक याद दहानी है पाकिस्तान के फैसला साजों के लिए कि ठीक। अब मुल्क को सोलर पर, जैसे मुल्क में खुद एक इनकलाब आया है, पाकिस्तान को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है, सही कह रहे हैं नजर उम्मी साहब, मगर हमारे हुक्मरानों को शायद अभी तक सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का एहसास नहीं हो रहा है। और आपने सही कहा है कि जो एक बार टच हो जाता है कीमत नीचे नहीं आती। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड्स बना रही हैं। शहजाद चौधरी साहब, क्या कहा जाए, ये सिर्फ यूएई का ज्यादा तेल बेचने की एक माशी स्ट्रेटेजी है या फिर खलीज में क़यादत का ताज सर पे रखने का एक जुआ है? किस तरीके से असेस करेंगे दोनों बातों को रखते हुए? देखिए, जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि यूएई ने अमेरिका का काम किया है। अमेरिका बहुत देर से इस चीज का दाई है और ये कह रहा है कि जो ऑयल मार्केट है, जो ऑयल की सेल है, ऑयल मार्केट टोटली फ्री होनी चाहिए। ये ओपेक का जो कंट्रोल है ये नहीं होना चाहिए, ये अमेरिका चाह रहा था। और उसके मुताबिक फिर अगर यूएई उससे ब्रेक करता है ओपेक के कार्टेल को या ओपेक की ग्रुपिंग को, तो उसका मतलब है कि पहली दरार उसने डाल दी है। इससे पहले भी डली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा ही होगा या इसकी शक्ल नहीं बदल सकती, लेकिन इससे असर जरूर आता है। एक और चीज हमें याद रखनी है कि अमेरिका क्यों ये कहता है। अमेरिका 1973 और यूरोप भी पूरा ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये 1973 के बाद ये समझता है कि इस्लामी ममालिक ने, उस वक्त तो सिर्फ ये जो मिडल ईस्ट के मुल्क थे ना जो कि इसका हिस्सा थे, वो जहाँ पे तेल पैदा हो रहा था बहुत ज्यादा, कि ये जो गल्फ की नेशंस हैं या मुसलमान मुल्कों ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया है मगरब के खिलाफ। और हमेशा से इससे शाकिर, जब तक कि अमेरिका ने खुद अपना तेल जिन रिजर्व पे बैठा हुआ था उसको ड्रिल करके एक्सप्लॉइट करना नहीं शुरू किया, प्रोड्यूस करना नहीं शुरू किया। सही। आज अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो ये तो एक वाज़ेह चीज होगी। अब क्या है, देखिए, हम कहते हैं कि ओपेक के ऊपर खतरा ये था कि ये मैनिपुलेट करते हैं, ये कंट्रोल करेंगे, कीमतों का आगे पीछे करेंगे, पर मगरब को नुकसान होगा। ईरान वॉर में क्या हुआ, अमेरिका ने ऑयल की कीमतों को मैनिपुलेट किया, इस जंग को लगा के, इस जंग की वजह से इस जंग को इस्तेमाल किया ऑयल की मैनिपुलेशन के लिए, ऑयल की कीमतों की मैनिपुलेशन के लिए। और उसके बाद जब उसने ईरान का भी बंद कर दिया तेल, और रूस को ये कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ $60 फी बैरल, $60 पे बेचोगे फी बैरल। तो जब ये वो कीमतें तय करना शुरू हो गया, बाकी 70-75 पे बेचते हैं, रूस को बोला 60 पे बेचो, इजाजत दी कि इंडिया तुम उससे खरीदो, तुम उसको बेचोगे, उसको नहीं बेचोगे। तो जब ये इस किस्म का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में गया, तो मुझे बताइए, रूस जो कि उतना ही तेल प्रोड्यूस करता है, कम से कम सेकंड थर्ड तो है ना दुनिया में, नहीं सुन लीजिए, चीन जो कि मार्केट है बहुत बड़ी तेल की, तो ये मुल्क कब तक बर्दाश्त करेंगे कि सारे का सारा कंट्रोल ओपेक के टूटने के बाद इस तरफ जा रहा हो? तो मुझे यूं लगता है रूस, चीन, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये कहीं ना कहीं वे मिलके एक नया ओपेक जरूर तश्कील देंगे, एक ब्लॉक जरूर पैदा होगा जो कि अमेरिका की या किसी और मुल्क की इस कोशिश को चेक के तौर पे इस्तेमाल कायम किया जाए। ठीक हो गया। आमिर साहब, अगर अमारात आजादाना तौर पर और समझता है कि अपनी पैदावार 50 लाख बैरल यौमिया तक ले जाए, तो आप समझते हैं इसकी तेल की मईशत पर और आलमी मईशत पर मुस्बत असरात होंगे, मनफी? आयशा, इसको उस तनाज़र में देखने की कोशिश करते हैं जो हम कम अपने जहन में रखते हैं यूएई के बारे में। देखिए, उनकी एक बड़ी विजनरी सी लीडरशिप है। ये जो हबशा और फजेरा 250 मील लंबी उन्होंने ऑयल पाइपलाइन बिछाई थी, उसके ऊपर 2008 पे काम शुरू हुआ था। उस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कोई मसला नहीं था ना, उस वक्त तो ये कोई ख़तरा नहीं था कि वो बंद हो जाएगी और ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। वो 2012 में उन्होंने मुकम्मल भी कर ली। ये कोई 1.5 मिलियन बैरल पर डे पंप कर सकती है और इसकी कैपेसिटी को तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल तक वो बढ़ाया जा सकता है। तो इनमें आगे सोचने की और आगे की सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। और अगर उस सलाहियत के पस मंज़र में, उस तनाज़र के अंदर अगर आप इनके इस फैसले को भी देखें तो बड़ी क्लियरली आयशा, एक राइट साइड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर जिस मुल्क ने भी इस वक्त दुनिया के इस टेक्नोलॉजिकल स्टेज के ऊपर जिस मुल्क ने भी राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे होना है, उसको रिन्यूएबल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप
कंट्री बाय कंट्री चलें तो देखें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये नहीं कि अमेरिका एक मुल्क के तौर पर ऐसा कर रहा है, लेकिन ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री है। उन्होंने आके जो अपनी पॉलिसीज बनाई हैं वो सारी की सारी एंटी रिन्यूएबल पॉलिसीज थी। यहाँ तक कि जो विंड फार्म्स लगाने की उन्होंने इजाज़त दी हुई थी उससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने वो परमिट्स तक जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। सो अगर आपने राइट साइड ऑफ हिस्ट्री होना है, और ये मेरा ख्याल है यूएई की इस लीडरशिप को इस बात का एहसास भी है कि देखो 10-15 साल की बात है, ज़्यादातर जितना मर्जी तेल इसके अंदर बेच सकते हो, ये ओपेक की पाबंदियों से आज़ाद होकर वो बेच दो, क्योंकि उसके बाद ठीक है एक जेट फ्यूल का मसला दुनिया के अंदर रह जाएगा ना, एनर्जी का, तो वो उस वक्त तक देखेंगे कि टेक्नोलॉजीज किस वक्त डेवलप कर रही हैं। सो आई थिंक कि ये ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री रहने के लिए भी वो वाली सोच भी है इसके पीछे। इट इज़ नॉट जस्ट अभी मोमेंटरीली अभी वक्ती तौर के ऊपर एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है। दुरुस्त हो गया जी। बहुत चारों का बहुत तफसील से गुफ्तगू इस मामले पर। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।